हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 12। चैनल मैथ आसान तो है, METH। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था, लेक्चर 11, जिसमें कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का CF और PI सब आपने 11 लेक्चर तक क्लियर कर लिया था। अब हम नॉन होमोजीनियस की तरफ बढ़ते हैं। नॉन होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी क्या होता है? तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि जब ये आपके पास लिखा हुआ है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स आर नॉट सेम। जब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, उसमें जो डेरिवेटिव्स दिए होते हैं, अगर वो सभी सेम ऑर्डर के नहीं है, मतलब किसी का ऑर्डर 2 है, किसी का ऑर्डर 3 है, या किसी में डेरिवेटिव ही नहीं है, कांस्टेंट है, तो अगर ऐसे इक्वेशंस है तो उस इक्वेशन के को हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी डिग्री 1 होनी चाहिए और जो डेरिवेटिव्स है उनके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो वो हमारे लीनियर पीडी विद कांस्टेंट के केस में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं, जिसमें कि सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं होते हैं, तो वो हमारी नॉन होमोजीनियस होती हैं। अब इसका भी सेम यही रूल है कि इसमें भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी होती है। ये जो मैंने आपको लिखी है, इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन दी होती है कि एक तरफ आपका डी और डी डैश का फंक्शन होता है और एक तरफ आपका एक्स वाई में कोई कोई भी फंक्शन होता है। ठीक है, तो जिधर आपका डी और डी डैश का फंक्शन होता है उस तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब CF निकालना होता है, और जिस तरफ आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है, राइट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा है, इस तरफ से आपको PI निकालना होता है। ठीक है, और ये जो फाई डी कॉमा डी डैश वाला पार्ट है, इससे हमको CF निकालना होता है। तो हम पहले एक ही चीज एक बार में सीखते हैं। तो पहले हम CF इसके लिए सीखेंगे। हमने पहले होमोजीनियस के दोनों चीजें सीख ली, अब हम नॉन होमोजीनियस के CF और PI के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सिर्फ CF के लिए बात करते हैं कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका है? ये नॉन होमोजीनियस का। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वेशन जो पॉलिनोमियल फॉर्म दिया होता है डी और डी डैश में, जिसमें कि डी और डी डैश नॉट होमोजीनियस इज नॉट होमोजीनियस, देन इक्वेशन 1 मतलब कि ये वाली इक्वेशन 1 इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन इसका यही होता है, z इक्वल टू CF प्लस PI। अब बात आती है कि अब इसमें CF कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हम आपको बताएं कि इसमें जो CF निकालने का तरीका होता है, CF इसमें पहले की तरह नहीं निकलता कि हम इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं और m लेट करें, ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, जो ये आपका फाई डी कॉमा डी डैश वाला पार्ट है जिससे आपको CF निकालना होता है, इसको आपको रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस इन द फॉर्म, इन द लीनियर फॉर्म ऑफ डी माइनस एम डी डैश माइनस ए। मतलब आपको इस तरीके का एक फॉर्म बनाना होता है। अगर ये मेरा फाइव डी कॉमा डी डैश जेड था, तो हमको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कोई भी हमारी डी और डी डैश का पॉलिनोमियल दिया हो, उसको हमको इस लीनियर फैक्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, और जब आपका ये इस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि हमारे पास सपोज 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो इसके 3 लीनियर ऐसे फैक्टर बनेंगे जैसा मैंने बताया आपको। तो 3 लीनियर फैक्टर सपोज मैंने ऐसे मान लिया कि d माइनस M1 डी डैश माइनस A1, फिर दूसरा बना d माइनस M2 डी डैश माइनस A2, तीसरा बना d माइनस M3 डी डैश माइनस A3, z इक्वल टू 0। हमने माना कि ये 3 ऑर्डर की इक्वेशन थी, तो 101% के 3 लीनियर आपके ऐसे ही फैक्टर बनेंगे, तो 3 आपके फैक्टर बन गए। तो ये पहले काम तो लीनियर फैक्टर फॉर्म बनाना है। जब हमने लीनियर फैक्टर फॉर्म बना लिया, तो फिर हम डायरेक्टली इसका CF लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर होता है पूरे डेरिवेशन का, बट अभी फिलहाल आपको मैं पूरा डेरिवेशन नहीं समझा रही हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली ये बता रही हूँ कि आपको इसका CF कैसे लिखना होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 है, यहाँ M1 है इस फैक्टर में, यहाँ M2 है, यहाँ A2 है, यहाँ M3 है, यहाँ A3 है।
ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए CF पार्ट लिखते जाइए और अगले वाले को प्लस करते जाइए। तो देखिए पहले वाले पार्ट के लिए अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए CF क्या बनेगा, आपके लिए CF बनेगा e⁻A1x F1, मतलब जो यहाँ लिखा है आपके पास, जो लास्ट में जो कांस्टेंट A1 था उसको e⁻A1 में x के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर F1 ब्रैकेट में y प्लस, अब जो आपके d डैश के साथ ये वाला पार्ट था M1 वाला, तो वो M1 यहाँ पर और x, ये ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ दोनों जगह मैंने निगेटिव साइन दिखाया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा दोनों साइड निगेटिव का ही होता है। हमको जब यहाँ M1 और A1 निगेटिव में मिलते हैं तो हम CF लिखते वक्त में दोनों जगह इसको पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, अब ये पहले वाले फैक्टर का तो लिख दिया हमने, दूसरे फैक्टर का लिखना है तो आपको बीच में इनको प्लस करना पड़ेगा। अब दूसरे फैक्टर का भी इसी तरह लिखते हैं e⁻A2x, फिर F2 y प्लस M2x, ये वाला हमने सेकंड पार्ट का लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे पहले पार्ट का लिखा था, बस यहाँ पर हमारे A2 और M2 चेंज हो गए हैं। अब तीसरा पार्ट है तो उसको प्लस करके लिखेंगे e⁻A3x F3, और ये बनेगा आपका y प्लस, वन सेकेंड, y प्लस F3 y प्लस M3x। ठीक है, तो ये आपके CF हो गए, ये आपका पूरा एक CF हो गया। ये कब कौन सा केस है, ये वो केस है जब आपके तीनों लीनियर फैक्टर अलग अलग बन रहे हैं, तब ये आपको CF इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास इसमें फैक्टर जो बन रहे हैं वो रिपीटेड हो जाए, मतलब केस नंबर 2 की बात करती हूँ मैं, कि आपके जो फाइव d, d' z रिड्यूस हुआ रिपीटेड फैक्टर में, रिपीट फैक्टर ऑफ द फॉर्म d माइनस एम डी डैश माइनस ए। ठीक है, मतलब वो रिड्यूस तो हुआ इसी तरीके से, लेकिन अब उसमें भी एक जैसे बन गए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है इसका कि d माइनस M1d' माइनस A1, ये एक बना, दूसरा भी यही बन गया d माइनस M1d' माइनस A1, और तीसरा डिफरेंट बन गया d माइनस M2d' माइनस A2। ठीक है, ये बन गया। तो अब आप ये बताइए कि ये दोनों तो सेम लिखे हैं, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते d माइनस M1d' माइनस A1 का होल स्क्वायर, और ये अलग था तो हमने इसको अलग लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए जब ये एक रिपीट है और एक आपका डिफरेंट है, तो आप CF कैसे लिखेंगे, तो CF लिखने का रूल होता है e⁻A1x F1 y प्लस M1x, मतलब जैसा हम पहले एक सिंगल वाले का लिख रहे थे हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। बस अब क्या करना है, रिपीटेशन की वजह से आपको यहाँ पर अगले वाले में x का मल्टीप्लाई करना है और फिर यही वाला सेम लिख देना है, बस F2 चेंज कर देना। ठीक है, तो e⁻A1x अगेन यहाँ F2 करा y प्लस M1x, क्योंकि A1 और M1 में चेंज नहीं हुआ है तो बिल्कुल रिपीटेड लिखा जाएगा, और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं रिपीटेड वाले केस में हम आगे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा इस वाले पार्ट को तो कंप्लीट कर दिया इसने। अब आते हैं तीसरा, क्योंकि तीसरा डिफरेंट था तो उसको डिफरेंट की तरह ही लिखेंगे e⁻A2x और F3 y प्लस M2x, ये आपका तीसरा हो गया। तो ये आपका केस हो गया रिपीटेशन वाला, मतलब अभी हमने दो केस पढ़े कि जब हमारे पास फैक्टर अलग अलग बन रहे हैं d माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में तो कैसे CF लिखना है, और अगर हमारे पास केस रिपीट हो रहे हैं इसी फॉर्म में ही बदलने के बाद केस रिपीट हो रहे हैं तो हमको CF किस फॉर्म में लिखना होता है। अब तीसरा केस क्या बन सकता है इसमें, तो तीसरा केस इसमें यह बन सकता है कि अगर किसी भी तरीके से फैक्टर इस फॉर्म में चेंज ही नहीं हो, d माइनस M1d' माइनस A1 के फॉर्म में ना बदलें, तो केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी तो है नहीं कि हर एक इक्वेशन इस तरीके के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो ये केस है केस नंबर थर्ड, व्हेन जो हमने बोला फाइव d, d' कैन नॉट बी factorized into the linear factor
लीनियर फैक्टर, कलर चेंजेस में फैक्टर, फैक्टर, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म डी माइनस एम डी डैश माइनस ए। मतलब कि अगर मेरे पास जो हमने इक्वेशन दी गई थी पाई डी कोमा डी डैश के फॉर्म में, उसको हमने चेंज करने की कोशिश करी, इस फैक्टर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करी, बट वो नहीं बने, नहीं बन सकते हो किसी भी तरीके से, चाहे आप उसमें कुछ जोड़ लें, माइनस कर लें, कुछ भी कर लें, बट आप किसी भी पार्ट को ब्रेक कर लें, बट आप किसी भी तरीके से इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तब उस कंडीशन में आपको केस नंबर 3 लगाना होता है। तो अब इस केस में करना क्या होता है, इन इन दिस केस, इन दिस केस क्या करना होता है, वी यूज अ ट्रायल सॉल्यूशन या अ ट्रायल मेथड, अ ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या होता है कि हमको एक इक्वेशन मतलब एक सॉल्यूशन लेट कर लेना होता है। तो हमको इसके लिए कोई एक ऐसी इक्वेशन लेनी होगी जिसके हमारे फैक्टर इस फॉर्म में नहीं हो सकते। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट द इक्वेशन, let the equation is d minus d dash square z इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब आप देखो, इसको आप कुछ भी कर लो, चाहे आप इसमें d जोड़ लो, माइनस कर लो, ठीक है, या इसको किसी तरीके से ब्रेक करके कर लो, ये आपका d माइनस एम डी डैश माइनस ए का फॉर्म नहीं बन सकता, क्योंकि d डैश का जो है पावर 2 हो रहा है और d का पावर हमारा 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं ब्रेक हो रहा। तो अब नहीं ब्रेक हो रहा, तो हमको क्या करना है, हमको इसका ट्रायल सोल्यूशन लेट करना है। तो लेट द ट्रायल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। और आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे सभी इक्वेशन का जो ट्रायल सोल्यूशन है जो अब मैं लिखने जा रही हूँ, यही माना जाता है। तो हमने इसका ट्रायल सोल्यूशन जो लिखा, अच्छा सोल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सोल्यूशन तो यही होगा ना कि हम इसको सॉल्व करें, इसमें से डेरिवेटिव हटाएं। तो डेरिवेटिव हटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, z, है ना। तो z की क्या वैल्यू आएगी, वही हमारा सोल्यूशन है। तो हमने मानना है कि सोल्यूशन होगा z इक्वल टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। हमारा ये सोल्यूशन होगा जिसमें कि ए, एच और के, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। ये तीनों हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट है। तो अब हमने कहा कि ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा सोल्यूशन है। अगर ये हमारा सोल्यूशन है और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो ये बताओ जो सोल्यूशन होता है वो अपनी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही है। तो हम इसको सेटिस्फाई कराएं अगर, तो ऊपर देखिए टर्म क्या है, ऊपर लिखा था d माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या था कि डी जेड माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, यही तो मतलब था इसका। अब अगर हम इसमें एक एक टर्म में वैल्यूज निकाल के रखें तो देखिए क्या बनेगा। डी जेड का क्या मतलब होता है, डी हमने आगे भी पढ़ा था इससे पिछले पहले लेक्चर्स में, कि हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डी मान रहे थे, ठीक है। तो डी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड हमारा डी जेड कहलाता है। इसका मतलब डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड तो आपने बना दिया है ई ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, तो आपने ये लिख दिया। अब अगर हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो सिर्फ एक्स वाला ही पार्ट हमारा डिफरेंशिएट होगा। तो ए तो हमारा रहा कांस्टेंट, और e की पावर x की तरह सोचे तो e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। लेकिन चूंकि ऊपर वाली वैल्यू x नहीं थी, तो इसका ऊपर वाली वैल्यू का दोबारा होगा। अब आप जिसमें देखेंगे x है बस उसी पार्ट का होगा, तो एच एक्स का होगा, जिसकी वजह से h आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने डी जेड निकाल दिया। इसी तरह डी डैश स्क्वायर जेड की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ z। अगर हम इसको एक एक बार करते हैं, मतलब हमने एक बार z बाहर कर दिया, सॉरी एक बार y बाहर कर दिया और एक y को अंदर करके z की वैल्यू लिख दी a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो अब आप सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर करा है इसको फिर से करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a e की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो सेम आएंगे, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट वाला जो कोफिशिएंट है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब k आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी हमने जो ये निकाला है ये सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, अभी ये y के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट होगा।
और आप जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई का तो वही रहेगा, और के दोबारा एक और बार आएगा तो के स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपने इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकाल दी। अब हम इसको कहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, क्योंकि हमने अभी इसको ऊपर वाली इक्वेशन को ब्रेक ही तो करा है बस इसमें। तो डी जेड की वैल्यू आपने निकाली ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई और इंटू एच, और माइनस डी डैश स्क्वायर की वैल्यू निकाली आपने ई की पावर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इंटू के स्क्वायर, ये इंटू है के स्क्वायर, और इनका माइनस करके इक्वल टू जीरो। जो इक्वेशन में लिखा था बस हमने वहीं पुट कर दिया है। हमने कहाँ पुट किया है, इस इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या होगा, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई हमने कॉमन कर लिया इसमें से, तो बच क्या रहा है, एच माइनस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए दो चीजों का अगर मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब कोई तो एक जीरो है ना उसमें से। अब अगर आप ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई को बोलो कि ये जीरो है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जेड को ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई माना था। और अगर आप इसको ही जीरो कर रहे हैं तो किसी भी कीमत पे डेल जेड बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल वाई बनेंगे ही नहीं। और जब ये नहीं बनेंगे तो डी जेड और डी डैश स्क्वायर जेड कैसे बन सकते होंगे, बट ये इक्वेशन तो आई थी हमारे पास। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट लेना, इस वाले पार्ट को जीरो लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो फिर अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, अब तो दूसरा ही ब्रैकेट बनता है इक्वल टू जीरो में। तो अब दूसरा वाला ब्रैकेट अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो एच माइनस के स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गई, तो एच इक्वल टू के स्क्वायर वैल्यू आ गई आपकी। अब ये तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, और यही कंडीशन आपको हर एक अलग ऐसी इक्वेशन में बनानी होती है। फाइनली आप इसका सीएफ क्या लिखोगे, फाइनल सीएफ क्या लिखा जाता है, तो सीएफ लिखा जाता है समेशन लगा के ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये हमारा सीएफ होता है। हर एक इक्वेशन का यही होता है, बस उसमें क्या होता है, कंडीशन अलग आती है। वेयर कंडीशन इज एच इक्वल टू के स्क्वायर। अब कोई दूसरी अगर इक्वेशन होगी तो सीएफ तो उसका उसका भी यही बनेगा समेशन लगा के, बट उसकी कंडीशन दूसरी आएगी, क्योंकि वो यहाँ पर जब आपने सब्स्टिट्यूट करी होंगी वैल्यू तो यहाँ पे अलग कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब ये आप सोच रहे हो कि समेशन क्यों लगाया है, तो समेशन इसलिए लगाया है क्योंकि ए एच के कॉन्स्टेंट है, और जब भी हमारे पास इनकी वैल्यू निकाली जाएंगी तो ये कहीं नहीं लिखा है या कहीं फिक्स नहीं है कि ए एच के की वैल्यू एक ही आएंगी, ये कई भी हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर समेशन लगाया जाता है इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका वो केस हो गया जिसमें आपके फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तब आपको ये वाला केस लगाना है। अब आपने सीएफ निकालने के, नॉन होमोजीनियस में तीन केस पढ़े हैं। मतलब आपने नॉन होमोजीनियस में सीएफ के तीन केस पढ़े हैं, थ्री केसेस। ठीक है, और तीनों ही केसेस में आपके फैक्टर वही हैं, जिसमें एक आपके डिस्टिंक्ट फैक्टर बनते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में, एक आपके रिपीट फैक्टर बनते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में। ठीक है, मतलब जहां पे स्क्वायर क्यूब यह बन सकता है, और जहां पर तीसरा है आपका नॉट फैक्टराइज वाला केस बनता है, जिसमें कि आपको z को ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई ये सोल्यूशन मान के आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो आपने तीन केसेस सीएफ के पढ़ लिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारी क्लियरिटी और अच्छी होगी कि हमको पता चलेगा कैसे इनके क्वेश्चंस को हम ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो हम पहले एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमको ये पता चले कि ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर हमको ब्रेक करना हो तो हम कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपने आर एस टी पी क्यू पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस किया था कि आर एस टी पी क्यू क्या होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, सॉल्व आर माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब आपको याद दिला देती हूँ कि आर हमारे पास क्या था, डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, टी हमारे पास क्या था, डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, और पी हमारा था डेल जेड बाई डेल एक्स, और क्यू था हमारा डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये आपको याद ही होंगे। तो अगर, और आपको ये भी याद होगा कि हमने x वाले के लिए d माना है और y वाले के लिए d डैश माना था।
तो अब अगर हम इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं तो ये लिखा है डी स्क्वायर माइनस, तो इसको हमने लिखा आर को डी स्क्वायर, और टी क्या था हमारा, टी था ये, तो इसको हम लिखेंगे डी डैश स्क्वायर, क्योंकि ये वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हुआ था। पी क्या था हमारा, डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डी लिखेंगे, माइनस क्यू था हमारा वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डी डैश लिखेंगे, और z इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये पहली बात तो ये पहचानने की है कि आप इस बात को पहचानो कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो बात देखो, आप सामने देख पा रहे हो, ये दो तो हमारे दो ऑर्डर के हैं, बाकी दो हमारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं है ना, सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के नहीं है, तो आप ये मान जाओगे कि इट इज अ नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ये आप मान गए कि हाँ ये हमारी नॉन होमोजेनियस है। तो नॉन होमोजेनियस के केस में जब आप सीएफ निकालने की बात करते हो तो आपको पता है कि भाई इधर वाले पार्ट से आपको सीएफ निकालना है, उधर वाले पार्ट से आपको पीआई निकालना है। जो इधर वाला पार्ट है आपका जिसमें आपको सीएफ निकालना है, तो उस वाले पार्ट को हमको फॉर सीएफ करके लिखना है, फॉर सीएफ। तो हमने लिखा d माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश z इक्वल टू 0। ठीक, अब आप बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखना, यहाँ कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनानी होती है जब नॉन होमोजीनियस फिक्स हो जाए। तो आपको बस क्या करना होता है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए जैसा फॉर्मेट बनाना है ताकि ये ब्रेक हो इस तरीके से। तो अब हमको पहली बात तो कि ये देखिए कि आप यहाँ पर सब जगह डी और डी डैश है, मतलब कोई भी सेकंड ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर आपके पास जो भी हो उनको ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो देखिए मेरे पास मुझे ये दिख रहा है कि ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिखा है। तो हम इसको सबसे पहले ब्रेक करें, क्योंकि कुछ भी करना है हमको सेकंड ऑर्डर तो हटा नहीं है। तो हमने क्या करा कि इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से डी प्लस डी डैश और डी माइनस डी डैश। ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले पार्ट को ब्रेक करा है, बाकी किसी चीज में हमने पीछे चेंज नहीं किया, तो पीछे जो प्लस करके लिखा हुआ है डी माइनस डी डैश उसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, ये हमने पूरा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, और z बाहर इक्वल टू 0। अब आप देखिए मेरे इस इक्वेशन में एक पार्ट ये है और प्लस करके एक पार्ट ये है। जो पहला वाला पार्ट है उसमें डी माइनस डी डैश मल्टीप्लाई में लिखा है और इधर वाले पार्ट में भी डी माइनस डी डैश है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डी माइनस डी डैश को कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डी माइनस डी डैश को कॉमन करेंगे बाहर, तो देखिए आपके पास अंदर क्या बचेगा, बाहर वाले पार्ट में से डी प्लस डी डैश बचेगा। ठीक है, और फिर ये चला गया हमारे पास, फिर प्लस लगा दिया हमने और ये 1 बच गया, z इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो तो ये जो पहला लिखा है d माइनस डी डैश माइनस 0 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, और ये लिखा है d प्लस डी डैश प्लस 1, z इक्वल टू 0। अब ये देखिए बिल्कुल यही फॉर्म बन रहा है ना जो हमने अभी बताया था, d माइनस एम डी डैश माइनस ए, यही फॉर्म बन रहा है ना। और इसका सी एफ आप लिखते थे e की पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, यही लिखते थे आप। अब आपको सेम इसी तरीके से ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई में मिल गए, दो एक इन्हीं जैसे मिले हैं। बस आप ये देख लो कि एम और ए क्या है आपके पास। ठीक, तो ये पहले वाले का अगर आप लिखने चलो तो इसमें ए तो हमारे पास 0 है, तो आप लिख दोगे e की पावर 0 एक्स एफ वन वाई, क्योंकि दोनों जगह माइनस ही होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। एम वन क्या है, जो डी डैश का मल्टीपल होता है, डी डैश के मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे प्लस 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक्स। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का हो गया। अब दूसरे पार्ट का लिखना है, प्लस कर दिया। अब इसको देखो, पहली बात तो आप ये देखोगे जो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप मैच कर रहे हो इसको, तो यहाँ पर आपकी दोनों जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होता है। माइनस होता है तो आपके सी एफ में दोनों जगह प्लस होता है, ए बी और एम बी। इसका मतलब जो इसका सी एफ लिखोगे आप, उसमें दोनों जगह पर अपोजिट साइन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ई की पावर, वैसे भी आप कंपेयर करके देखो तो ए की वैल्यू क्या आ रही है -1, तो ई की पावर -1 एक्स। ठीक है, फिर एफ टू वाई, फिर एम वन भी देखो माइनस का ही आ रहा है, एम भी माइनस का ही आ रहा है, तो -1 ही आ रहा है और एक्स। ठीक है, ये आपका इसका सी एफ हो गया। तो ये हमारा फाइनल सी एफ बन गया। पी आई हमारे पास
कुछ इसमें है ही नहीं, पी आई का पार्ट राइट हैंड साइड पे 0 था। फाइनल सोल्यूशन होगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो आपने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देखा जिसमें आपने इसके लीनियर फैक्टर बनाए और आपको पता चला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। क्वेश्चन दूसरा करके देखते हैं। देखिए, d प्लस 4d डैश प्लस 5 का स्क्वायर z इक्वल टू 0, सपोज ये है हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो चलो ठीक है, यहाँ डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का है, बट यहाँ तो डेरिवेटिव ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो बिल्कुल फॉर्मेट सेम नहीं हुआ ना। हमें तो हर एक पार्ट में डेरिवेटिव सेम ऑर्डर का चाहिए, बट यहाँ पे तो डेरिवेटिव गायब हो गया। मतलब यह कह सकते हो जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो आपका डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी आ गई। तो जब आपकी नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी आ गई, फिर आप इसको लिखने चले, तो देखा आपने कि ये तो सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है जैसा हमारा फॉर्मेट होता है, जो मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये सेम फैक्टर दो बार हुआ है, दो दो बार आया है, दो बार आया है, मतलब रिपीटेशन वाला पार्ट है। तो रिपीटेशन वाले पार्ट को कैसे लिखते हो आप, ई की पावर, आप देखना साइन चेक कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों जगह माइनस होता है, तो यहाँ दोनों जगह प्लस लिख दिया है, इसलिए इसका मतलब ए और एम हमारे निगेटिव लिखे जाएंगे। तो ई की पावर -5x f1 y प्लस, नहीं प्लस नहीं लगेगा ना क्योंकि निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा y माइनस 4x। और अब रिपीटेशन करना है, दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो x मल्टीप्लाई करिए e की पावर -5x f2 y माइनस 4x। बस अब आपका ये वाला फैक्टर बन गया, इसका ये CF हो गया, यही इसका CF कहलाएगा। पीआई निकालना है ही नहीं क्योंकि पीआई का पार्ट 0 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा, आपके पास है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d z इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब आप इसको देखो जरा, तो इसको कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो हम पूरे पार्ट में से डी को कॉमन कर सकते हैं। तो डी कॉमन करोगे तो आपके पास बचेगा डी माइनस डी डैश माइनस 2 जेड इक्वल टू 0। चलो ये वाला पार्ट तो दिख रहा है बन गया, लेकिन आगे तो डी आ गया, उसका क्या करें। तो आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो डी माइनस 0 डी डैश माइनस 0, क्योंकि वो है ही नहीं। और इसको आपने लिख दिया जैसा लिखा था वैसे ही। ठीक है, अब आप इसका CF कैसे लिखोगे, इस वाले का CF होगा e की पावर 0x। लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको फॉर्मेट की वजह से बताया। f1 y माइनस 0x, कुछ है ही नहीं उसमें, प्लस करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे, और प्लस इसके बाद इसकी बात करें तो e की पावर 2x f2 y प्लस, अब d डैश का मल्टीपल यहाँ पर x 1 ही है, तो यहाँ पर केवल x आ जाएगा, और दोनों निगेटिव थे इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखे। अब फाइनली ये e की पावर 0x को हटा भी दो, तो अब ये बनेगा f1y प्लस e की पावर 2x f2 y प्लस x। देखिए आपके पास ये आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आपने इसका CF निकाल लिया, पीआई निकलना नहीं था, तो आपने जितने भी CF देखे आपने इसमें कोशिश करी है, ये सारे ब्रेक हो गए जिस फॉर्म में आपको ब्रेक करने थे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हमें बहुत तरीका लगाना पड़ता है उनको इस फॉर्म में ब्रेक करने का। मतलब वहां पे आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ इसके इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं और हम इसमें ट्रायल सोल्यूशन वाला केस नंबर 3 लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पहले पूरी कोशिश करिए उसको ब्रेक करने की, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो अब देखिए, ये जैसे एक क्वेश्चन है और इसको मैं कहूंगी ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा तरीका लगाना पड़ेगा। तो अब आप इसकी बात करोगे, तो यहाँ पे देखिए आप, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, और इसको ब्रेक करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, डी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, माइनस डी डैश स्क्वायर को भी हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब जो ये डी लिखा है, इस डी को हमने क्या लिखा, डी कैसे आएगा, डी आएगा अगर हम 2d में से एक डी को माइनस कर दें। तो जो पार्ट मैं बदल रही हूँ उसको मैं रेड से लिख रही हूँ, 2d में से एक डी माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और जो 3d डैश है, इसको हम लिख सकते हैं 2d डैश प्लस डी डैश, जुड़ के तो वापस 3d डैश ही बनेगा। ठीक है, और जो -2 था उसको हमने कोई चेंज नहीं किया, और इसके साथ हमने क्या किया, इसमें डी डी डैश जोड़ा और डी डी डैश को माइनस किया। तो ये हमने काम, इसमें जितना मैंने रेड से डिनोट किया है वो काम हमने एक्स्ट्रा किया है इसको उस फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करें, इसको
कि हम इसको थोड़े कॉम्बिनेशंस बनाएंगे ताकि हमारा एक पर्टिकुलर वही फॉर्म बन जाए। तो डी स्क्वायर, हम डी स्क्वायर के साथ ले लेंगे माइनस का डी डी डैश को। तो माइनस का डी डी डैश आपने साथ में ले लिया, प्लस टू डी आपने लिख दिया। फिर तो अब आपको क्या लिखना है इसके साथ में, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस टू डी हमने एक साथ लिखा। और इसके बाद आपको माइनस 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 नहीं, प्लस आपको डी डी डैश लिखना है। देखो मैं क्या फॉर्मेट बना रही हूँ कि देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो मैंने लिखा अभी देखिएगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तीनों टर्म्स में डी आ रहा है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे ही बनाना है कि पहले इन तीनों टर्म में से डी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो मैं बाकी तीन लिखूं उन सब में डी डैश आना चाहिए ताकि उनमें से डी डैश कॉमन हो सकता है। तो पहले डी 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 डैश प्लस वाला लिख दिया। अब माइनस का डी डैश स्क्वायर है, देखिए ये वाला टर्म, ये वाला लिख दिया। और इसके बाद है प्लस का टू डी डैश, ये अभी ये रह गया था। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया, मतलब हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया और टू डी भी यूज कर लिया। इतने हमने यूज कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं वो सारे मैंने यूज कर लिए अभी नीचे। तो अब मैं लाइन आपको बना के दिखाती हूँ। ये तीन तो मेरी एक चीज का बन गया और ये तीन एक का बन गया। इन तीनों में डी डैश कॉमन है, आगे वाले तीनों में डी कॉमन है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो बचा क्या है देखिएगा, अब आपके पास माइनस का डी बचा है, प्लस का डी डैश बचा है और माइनस का टू बचा है, ये आपने लास्ट में लिख दिया। और z इक्वल टू जीरो। ठीक, अब जैसा कि हमने ये सोचा था कि पहले तीन तीन टर्म में से d कॉमन है, तो अगर हम उसको d को कॉमन कर लें बाहर, तो बताइए अंदर क्या बच रहा है, d माइनस डी डैश प्लस टू, देखिए ये बच रहा है। फिर प्लस बाकी के जो बचे हुए तीन टर्म्स में से उसमें से डी डैश अगर हम कॉमन करें तो देखिए वहां पे भी सेम फैक्टर बनना है, डी माइनस डी डैश प्लस टू। ठीक है, और देखिए अब लास्ट टर्म वाला जो है बस उसमें साइन का डिफरेंस है, तो अगर वहां पर हम माइनस का वन कॉमन कर लें तो देखिए डी माइनस डी डैश प्लस का टू यहाँ पे भी सेम बन गया। और बाहर तो z है ही आपके पास। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब आप देखो तीनों टर्म में सेम फैक्टर बन गए, तो आप ये सेम फैक्टर को बाहर निकाल सकते हो, कॉमन कर सकते हो। तो d माइनस डी डैश प्लस टू आपने बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या, d प्लस डी डैश माइनस वन, z इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये बचा। ठीक है, अब आप देखिए ये वन बन गया वही फॉर्मेट जो हमको चाहिए था, d माइनस एम डी डैश माइनस से, दो फैक्टर बन गया आपके पास। तो अब आप इसका सी अप लिखोगे तो क्या बनेगा, देखिए एक ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो गया। जो चीज पॉजिटिव दिखे उसको आपको माइनस करके लिखनी है, ये ध्यान रखिए। तो आपने इसका सी एफ लिखना है, तो ई की पावर माइनस का टू एक्स लिख दिया, एफ वन वाई प्लस, और यहाँ एम वन तो वन ही है तो प्लस एक्स। ठीक है, फिर प्लस करके अब ये दूसरे वाले फैक्टर को देखिए, तो यहाँ पे तो सही है माइनस है, तो इसको तो जो माइनस है उसको प्लस में ही लिखना है। तो ए की पावर तो एक्स लिख दिया क्योंकि वन कोफिशिएंट था। फिर एफ टू वाई, अब चूंकि यहाँ पे उल्टा साइन है, यहाँ प्लस है तो इसको नेगेटिव करके लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका सी एफ आ गया। अब पी आई कुछ है नहीं आपका, वो जीरो है, तो जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आपका सोल्यूशन हो गया। तो अब आपने देखा कि मतलब इन सभी क्वेश्चंस में हमने कुछ कोशिश करनी पड़ती है एक्स्ट्रा आपको चीजों को ब्रेक करने के लिए। हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं होता कि आप उसको वैसे ही कर पाए। अब इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें कि लिखा है माइनस डी क्यूब माइनस थ्री डी डी डैश प्लस डी डैश प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो। अब आप इसका देखना सोल्यूशन करके, आप इसका पहले फैक्टर करने की कोशिश कर लीजिए। आप अपने कॉपी में रफ में जब ट्राई करिएगा, आप खुद भी इसको ट्राई करिए तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप इसकी फैक्टर करने की कोशिश करिए जैसे मैंने ऊपर वाले में करने की कोशिश करी थी। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्यूब वाले को ब्रेक करना है, तो आप कोशिश करिए इसको ब्रेक करने की। इसको ब्रेक करके आप जो भी कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी चीज को ब्रेक करके लिख सकते हैं, वैसे आप कोशिश करिए। ठीक है, करिएगा, बट पहले करिएगा उसके बाद ही आप मेरी बात को आगे समझिएगा। तो आप इसको ब्रेक करके देखेंगे तो ये ब्रेक करने के बावजूद भी
उस फॉर्म में नहीं बन पाएगा जो हमको बनानी है, जो इस फैक्टर फॉर्म में हमको इसको बनाना है। ये वाला डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का जो फॉर्म हमको बनाना है, इस फॉर्म में ये नहीं ब्रेक हो पाएगा। तो जब नहीं ब्रेक हो पाएगा तो हमको क्या करना है, इसमें ट्रायल सोल्यूशन लगाना है। तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट फैक्टराइज in the factor in the form d minus md dash minus a, हम इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। सो वी यूज ट्रायल सोल्यूशन। तो आप लिखोगे वी यूज ट्रायल सोल्यूशन। ट्रायल सोल्यूशन आपने क्या लिया कि z इक्वल की पावर एच एक्स प्लस के वाई, इसका ट्रायल सोल्यूशन है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको सेटिस्फाई कराओगे। तो आप देखिए डी क्यूब लिखा है, डी क्यूब का क्या मतलब होता है, अगर हम डी क्यूब जेड निकालें तो इसका मतलब होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफ्रेंशिएट करो आप जेड को, और अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट ही 3 बार आगे मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो बनेगा एच क्यूब ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर होगा क्योंकि पहले हम ये काम करके देख चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसकी डी डी डैश की। अगर डी डी डैश का क्या मतलब होता है, एक बार एक्स की और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है जेड को। तो आप बताइए जब आप एक बार एक्स और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई को करेंगे तो एक बार एच आगे आएगा, एक बार के आगे आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा एच के और ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये बनेगा। अब आपके पास सिर्फ डी डैश जेड है तो इसका मतलब क्या होगा, सीधी बात है कि इसको एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका सिर्फ वाई का कोफिशिएंट के आगे आएगा और ये ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई वैसे ही रहेगा। ठीक है, और फोर फोर के साथ में तो जेड है तो जेड को ही हमको वैसे ही लिख देना है। अब आप देखो जरा, हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं डी क्यूब जेड माइनस थ्री डी डी डैश जेड प्लस डी डैश जेड प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो। हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगी। तो देखिए ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई सब में से बाहर कॉमन होगा। अब डी क्यूब का मतलब था कि एक्स के रिस्पेक्ट का कोफिशिएंट आपका 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा एच क्यूब। यहाँ पे डी डी डैश का मतलब हो गया एच और के दोनों आएंगे। ठीक, प्लस डी डैश का मतलब हो गया केवल के आएगा और फोर जेड तो पूरा ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई था वो आपने बाहर कर दिया। ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब बात आ गई फिर से वही दो मल्टीप्लाई अगर जीरो के इक्वल हैं तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता जीरो के, तो आप कहोगे एच क्यूब माइनस थ्री एच के प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो सी एफ क्या लिखा जाएगा, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर कंडीशन इज एच क्यूब माइनस थ्री एच के प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सीएफ कैसे करते हैं नॉन होमोजीनियस के। हमने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस करे, आप और भी ट्राई करिएगा, बट तरीका यही है और कुछ अलग से कुछ नहीं होता है, सोचना खुद पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और अगर आपको लगा हो कि हाँ आपको समझ में आया है, आप कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप इससे समझ पा रहे हैं, आपकी हेल्प हो पा रही है। ठीक है, और बाकी आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।